गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान, जिसकी आज है 16वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और देखने के बाद दोस्तों गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जमकर करिएगा आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोग देखिए संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। तो ऐसे निकाय या बॉडी जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के द्वारा बनाए गए हैं और इनके लिए संविधान में समर्पित अनुच्छेद हैं, उसे दोस्तों कहा जाता है संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे हो गए दोस्तों अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी। तो आइए इन्हीं लोगों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों आप लोग अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी को। तो अटॉर्नी जनरल या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उन्हें दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 76 में। और अटॉर्नी जनरल के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी को नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, रिमूव्ड या हटाया जा सकता है उनको अपने पद से भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये प्रेसिडेंट महोदय को दोस्तों अपना त्यागपत्र या रेजिग्नेशन दे सकते हैं। फिर अगला पॉइंट अटॉर्नी जनरल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं दोस्तों भारत में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल पूरे भारत में के फर्स्ट लॉ ऑफिसर या पहले विधि अधिकारी होते हैं। और अटॉर्नी जनरल के समकक्षी दोस्तों राज्यों में होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य के महाधिवक्ता। और इन्हें दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में। और ये अपॉइंट या नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों संबंधित राज्य के गवर्नर महोदय या राज्यपाल महोदय के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्पीच इन बोथ हाउस। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी होते हैं ये पार्लियामेंट अर्थात संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां पर दोस्तों पार्टिसिपेट मतलब वहां की बैठक में भाग ले सकते हैं और स्पीच कर सकते हैं मतलब अभिभाषण दे सकते हैं। लेकिन एक केस में दोस्तों वो संसद के किसी भी सदन में पार्टिसिपेट या भाग नहीं कर सकते, जब पार्लियामेंट के किसी भी सदन चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो वहां पर वोटिंग हो रही हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो उसकी बैठक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पर स्पीच दे सकते हैं। लेकिन यदि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में वोटिंग चल रही हो तो वहां पर पार्टिसिपेट या भाग नहीं ले सकते। फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल का दोस्तों जो टर्म या कार्यकाल होता है वो दोस्तों उसके लिए कोई मैक्सिमम एज या मैक्सिमम टेन्योर नहीं है, ये दोस्तों गवर्नमेंट के अनुसार चलते रहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल या भारत के पहले महान्यायवादी हुए MC सीतलवाड़। और वर्तमान में दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणी, जो कि हैं भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल।
इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या इन्हें कहा जाता है दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में हो गए कैग। तो कैग को दोस्तों दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, और कैग के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है दोस्तों इसे दिया गया है अनुच्छेद 151 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 151 से संबंधित। फिर इसके बाद अगला पॉइंट कैग से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैग appointed by president but not removed by president, removed by special majority of parliament। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपॉइंट होते हैं या नियुक्त होते हैं प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा, लेकिन ये प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाए नहीं जा सकते, ये हटाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत के द्वारा। बाकी जो कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं दोस्तों ये अपना त्यागपत्र या रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैग दोस्तों अपनी ऑडिट रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट महोदय को केंद्र में, और जो कैग होता है या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसका टर्म या दोस्तों कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरी हो जाए उसी के आधार पर उनका रिटायरमेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के पहले कैग या भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वो थे दोस्तों वी नरहरि राव, और वर्तमान में दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति जी, जो कि हैं भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन, और वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन में आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में, और इसमें दोस्तों कुल सदस्य होते हैं 5, जिसमें एक हो गया चेयरमैन या अध्यक्ष, बाकी 4 हो गए अन्य सदस्य। फिर अगला पॉइंट वित्त आयोग से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन या अध्यक्ष होता है दोस्तों वो अपॉइंट किया जाता है या नियुक्त किया जाता है भारत के प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और रिमूव्ड भी किया जा सकता है या वे अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और वित्त आयोग का जो चेयरमैन या अध्यक्ष होता है दोस्तों वो अपना रेजिग्नेशन या त्याग पत्र भी दे सकता है भारत के प्रेसिडेंट महोदय को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट टाइम या भारत में पहली बार दोस्तों फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ फाइनेंस एक्ट 1961 के द्वारा, और फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग रिपोर्ट देता है दोस्तों प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय को। और पहला फाइनेंस कमीशन या पहले वित्त आयोग जो था बना था दोस्तों 1961 में, उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और वर्तमान में दोस्तों फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन या अध्यक्ष। इसके बाद आगे आप लोग देखिए अगला संवैधानिक निकाय जो कि है अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल। और अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल में दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में, और पहली बार दोस्तों आईएससी या इंटर स्टेट काउंसिल इंडिया में बनी 1990 में, और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष हुए थे दोस्तों उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जो कि हैं वीपी सिंह जी। और वर्तमान में दोस्तों
इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री महोदय या प्राइम मिनिस्टर महोदय, जो कि हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन या अध्यक्ष वो होगा जो भारत का वर्तमान का प्रधानमंत्री है। तो अंतरराज्यीय परिषद का क्योंकि दोस्तों गठन हुआ भारत में 1990 में, तो इसके जो पहले अध्यक्ष हुए वो थे उस समय के भारत के प्रधानमंत्री, जो कि थे वीपी सिंह जी। और वर्तमान में अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष या चेयरमैन हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। फिर इसके सदस्य होते हैं दोस्तों सीएम या जो स्टेट के सीएम या मुख्यमंत्री होते हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेशों या यूनियन टेरिटरी के जो सीएम होते हैं वो, और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं दोस्तों कुछ, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहाँ पर जो राज्यपाल होंगे वो अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य होंगे। इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों यूपीएससी, या इसे ही कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी से सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। और यूपीएससी के दोस्तों जो चेयरमैन महोदय होते हैं या जो अध्यक्ष महोदय होते हैं और जो अन्य सदस्य होते हैं वो दोस्तों अपॉइंट या नियुक्त किए जाते हैं भारत के महामहिम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और वे दोस्तों अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं भारत के प्रेसिडेंट महोदय को, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए नहीं जा सकते, वो रिमूव्ड किए जा सकते हैं दोस्तों या हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन या जांच के बाद। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और उसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं और वे अपना त्यागपत्र भी प्रेसिडेंट महोदय को दे सकते हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति के द्वारा हटाए नहीं जा सकते, वे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। फिर अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी दोस्तों रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट महोदय को या राष्ट्रपति को, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो रिपोर्ट करता है दोस्तों स्टेट में गवर्नर महोदय या राज्यपाल महोदय को। और यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए उसी के आधार पर उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार जी। इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग। और इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग से दोस्तों पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो, और निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के जो अन्य सदस्य होते हैं वो दोस्तों अपॉइंट किए जाते हैं भारत के महामहिम प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निर्वाचन आयोग के जो अन्य मेंबर हैं वो दोस्तों अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय को। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाए जा सकते, वो हटाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा या पार्लियामेंट या संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। बाकी निर्वाचन आयोग के जो अदर मेंबर या जो अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों उन्हें राष्ट्रपति महोदय डायरेक्ट हटा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय को। और जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों या जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका टर्म या कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए उसी के आधार पर उन्हें सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट दे दी जाती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि जो अपना मूल संविधान था उसके दोस्तों अनुच्छेद 338 में एससी मतलब शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों एक विशेष अधिकारी का उपवन था जो इनके अधिकारों के लिए कार्य करता था। फिर 1978 में सरकार ने एससी या शेड्यूल कास्ट और एसटी या शेड्यूल ट्राइब के लिए एक गैर वैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। फिर इसके बाद 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट आयोग बनाया गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 89वें संविधान संशोधन या 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया और इसे दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। और इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक सदस्य होते हैं इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हैं श्री किशोर मकवाना। इसके बाद आगे दोस्तों आप लोग इसी में ध्यान में रखिएगा कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ही राष्ट्रीय एसटी आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन हुआ और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए में। और इस आयोग में भी होते हैं दोस्तों एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष प्लस 3 और अन्य सदस्य और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अंतर सिंह आर्य जी। इसके बाद अगला संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1993 में एक वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 या 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इसे बना दिया गया दोस्तों संवैधानिक निकाय या इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया और इसे दिया गया अनुच्छेद 338 बी में। और इसमें दोस्तों होते हैं एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई 1993 में एक वैधानिक निकाय के रूप में। फिर 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया और इसे दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में। और इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य और इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर। फिर इसके बाद लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा संवैधानिक निकायों से जीएसटी परिषद। और जीएसटी परिषद की स्थापना हुई दोस्तों 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा अनुच्छेद 279 ए में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी परिषद की स्थापना हुई 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा
अनुच्छेद 279 ए में। और जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल में कुल सदस्य होते हैं दोस्तों 33। और जीएसटी परिषद के चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं भारत की वर्तमान की जो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री रहेंगी। तो भारत के में दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होंगी जो भारत की वर्तमान की दोस्तों वित्त मंत्री रही हों केंद्र में। तो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। तो ये हो गई जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। इसके बाद आप लोग देखिए वैधानिक निकाय या संविधिक निकाय या जिसे दोस्तों कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम या एक्ट से होती है उसे कहा जाता है दोस्तों वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बाद वैधानिक निकायों में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दोस्तों आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा और इसका कार्य होता है मानवाधिकार की रक्षा करना एवं बढ़ावा देना। और मानवाधिकार आयोग में होते हैं दोस्तों एक अध्यक्ष महोदय और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 डीम्ड सदस्य। और इन 7 डीम्ड सदस्यों में दोस्तों एक हो गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, फिर एक हो गए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, फिर एक हो गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, और एक हो गए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, और एक हो गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, और एक हो गए दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, और एक हो गए राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष। तो ये हो गए दोस्तों 7 डीम्ड सदस्य। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष महोदय और 5 पूर्णकालिक सदस्य। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों भारत के रिटायर्ड या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस होते हैं। और इसमें जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं दोस्तों उसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का जज हो या वो रहा हो वो होना चाहिए। बाकी एक सदस्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस हो या रहा हो वो होना चाहिए। बाकी 3 सदस्य दोस्तों मानवाधिकार का ज्ञान रखने वाले होने चाहिए। और इन 3 सदस्यों में एक महिला भी दोस्तों होनी चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम या प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जो कि होते हैं इस समिति के अध्यक्ष के रूप में, और लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष, और भारत के होम मिनिस्टर या भारत के गृह मंत्री, और उपसभापति, और राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री महोदय अध्यक्ष के रूप में, और लोकसभा अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री, उपसभापति, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। फिर अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी
पहले पूरी हो जाए, उसी के आधार पर उन्हें रिटायरमेंट दी जाती है। और वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी राम सुब्रमण्यम। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। और राज्य मानवाधिकार आयोग से पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि इसमें होते हैं एक अध्यक्ष महोदय और 2 अन्य सदस्य। और यहां से दोस्तों क्वेश्चन आया था यूपीएससी एग्जाम 2021 में कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने अन्य सदस्य होते हैं, तो वो था दोस्तों 2। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी 2 अन्य सदस्य। फिर अगला पॉइंट दोस्तों यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होने चाहिए दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बाकी एक सदस्य दोस्तों हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, या तो वो जिला न्यायाधीश रहा हो कम से कम 7 साल तक। बाकी एक सदस्य मानवाधिकार का जानकार होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग राज्य मानवाधिकार से ध्यान में रखिएगा कि इसकी नियुक्ति दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति में दोस्तों शामिल होते हैं मुख्यमंत्री महोदय संबंधित राज्य के, जो कि होंगे एक अध्यक्ष के रूप में, बाकी राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के दोस्तों जो विपक्ष के नेता रहेंगे वो लोग। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है, लेकिन वो राज्यपाल के द्वारा हटाए नहीं जा सकते, वो हटाए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरी हो जाए उसी के आधार पर उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकार अधिनियम 1990 के तहत। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, या जिसे सेबी कहा जाता है दोस्तों, या इसी को कहा जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई 1988 में, और इसे दोस्तों संवैधानिक नहीं वैधानिक दर्जा मिला, वैधानिक दर्जा मिला 1992 में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेबी या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई 1988 में, और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया या इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला 1992 में। और इसका कार्य होता है शेयर बाजार और प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय सूचना आयोग। और इसमें दोस्तों पहला पॉइंट ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। और केंद्रीय सूचना आयोग में होते हैं दोस्तों एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं एवं जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और उस समिति में दोस्तों शामिल होते हैं प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या पीएम महोदय अध्यक्ष के रूप में,
लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और उस समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री महोदय अध्यक्ष के रूप में और लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय सूचना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरी हो जाए उसी के आधार पर उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाती है। और वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों राजकुमार गोयल जी। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्य सूचना आयोग। और इसमें पहला पॉइंट यह आपको ध्यान में रखना है कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा और इसमें भी होते हैं एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य और इनकी नियुक्ति दोस्तों की जाती है राज्यपाल महोदय के द्वारा एक समिति के सिफारिश पर और उस समिति में शामिल होते हैं उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर या सीएम एक अध्यक्ष के रूप में, फिर एक होते हैं कैबिनेट मंत्री और लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में विपक्ष के नेता। तो राज्य सूचना आयोग इसकी दोस्तों स्थापना होती है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा और राज्य सूचना आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य और इनकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल महोदय के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और उस समिति में दोस्तों होते हैं मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्ष के रूप में, फिर एक होते हैं राज्य कैबिनेट मंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग और इसमें पहला पॉइंट यह आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है दोस्तों 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर और इसे वैधानिक निकाय का दर्जा मिला 2003 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य होता है दोस्तों भ्रष्टाचार की जांच करना और केंद्रीय सतर्कता आयोग में होते हैं दोस्तों एक अध्यक्ष महोदय जिन्हें कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग प्लस 2 होते हैं दोस्तों अन्य सदस्य जिन्हें कहा जाता है सतर्कता आयोग। बाकी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इस समिति में होते हैं प्रधानमंत्री महोदय अध्यक्ष के रूप में और लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के जो होम मिनिस्टर या गृह मंत्री रहेंगे वो। बाकी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा लोकपाल और लोकायुक्त। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्र में होता है लोकपाल और राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। फिर पहला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 इसे दोस्तों केंद्र में लागू किया गया 16 जनवरी 2014 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 इसे केंद्र में लागू किया गया 16 जनवरी 2014 से और इसी के साथ दोस्तों राज्यों को भी दोस्तों बाध्य होना पड़ा लोकपाल अधिनियम लागू करने के लिए 2014 से। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकपाल का कार्य होता है दोस्तों भ्रष्टाचार की जांच करना, जिसमें नेताओं द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है वो भी शामिल है और बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है वो भी शामिल है। तो लोकपाल का कार्य होता है भ्रष्टाचार की जांच करना जो कि किया जाता है नेताओं एवं बड़े अधिकारियों के
द्वारा। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के पहले लोकपाल थे दोस्तों पिनाकी चंद घोष जी, और वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं अजय माणिकराव खानविलकर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, या इसी को दोस्तों एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो एनजीटी की स्थापना होती है दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 में, और एनजीटी या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद की जाती है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय को लेकर, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एनजीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरी हो जाए उसी के आधार पर उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद एनजीटी से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका कार्य होता है कि यह पर्यावरण संबंधी मामलों को 6 महीने के अंदर निपटारा करे, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये दोस्तों वैधानिक निकाय भी है और अर्ध न्यायिक निकाय भी है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई दोस्तों संतानम समिति की सिफारिश पर 1963 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री महोदय। तो इस समय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। फिर अगला वैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा नाबार्ड, या जिसे दोस्तों कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या इसी को कहा जाता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। वैधानिक निकाय के बाद दोस्तों अब आप लोग देखिए गैर संवैधानिक निकाय या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या इसी को कहा जाता है दोस्तों नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इसमें पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गैर संवैधानिक निकायों का उल्लेख संविधान में भी नहीं है दोस्तों, और इनकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम या एक्ट के द्वारा भी नहीं की जाती, और इनका जो गठन किया जाता है वो दोस्तों सरकार की कार्रवाई के द्वारा किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों इन्हें कानून बनाकर वैधानिक निकाय भी किया जा सकता है। और गैर संवैधानिक निकाय में आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल के रूप में कि गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये कुछ दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण गैर संवैधानिक निकाय आप लोग देख लीजिए एक बार। तो जैसे मान लीजिए एक हो गया योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन, और योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि इसका गठन हुआ दोस्तों 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग के जो चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं दोस्तों उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे हों वो। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है जो करंट का पीएम रहा हो भारत का। फिर इसी को दोस्तों योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग का सेटअप हुआ या इसका गठन हुआ
1 जनवरी 2015 को। और इसके भी अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान के भारत के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री हो वो। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके दोस्तों वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी जी। और यदि दोस्तों आपसे पूछे कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन कौन थे, तो वो थे दोस्तों अरविंद पनगड़िया जी। और इसके दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत जी, या अमिताभ कांत जी सीईओ हैं नीति आयोग के। इसके बाद अगला गैर संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका गठन हुआ दोस्तों 1952 में। और इसके भी अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान के भारत के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री महोदय हों। तो वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर इसके बाद अगला गैर संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। और इसका भी गठन हुआ दोस्तों 1961 में। और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं भारत के जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री महोदय हों। तो इसके भी अध्यक्ष हो गए दोस्तों वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर इसके बाद अगला गैर संवैधानिक निकाय आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ दोस्तों 1956 में। और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं भारत के जो होम मिनिस्टर हो वर्तमान के। तो इस समय क्षेत्रीय परिषद या जोनल काउंसिल के अध्यक्ष हैं अमित शाह जी। फिर इसके बाद अगला दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, विधि आयोग। और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विधि आयोग का कार्य होता है कानूनी विषयों पर सुझाव देना। और पहले विधि आयोग की स्थापना हुई दोस्तों भारत में 1955 में। और वर्तमान में दोस्तों 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश महेश्वरी जी। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के कुछ प्रमुख रेगुलेटिंग बॉडी को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी। फिर इसमें है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।